ठीक है, बाकियों का तो मैथ्स पढ़ पढ़ के सब चकरा गया होगा। आई होप ब्रेक में पानी शानी पी लिया होगा, थोड़ा फ्रेशन अप हो चुके होंगे और फिजिक्स को एब्जॉर्ब करने के काबिल होंगे अभी। ठीक है, तो फिजिक्स के लेक्चर का आगाज करते हैं भाई। फिजिक्स के लेक्चर में बताइए कि हम क्या पढ़ रहे थे और हमें क्या आगे कैरी करना है। यू नो जी, आपके सामने है, हम फिजिक्स में ये डिफॉर्मेशन को पढ़ रहे थे फिजिक्स में। अच्छा ठीक है, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है जी, कल नहीं, कल इंशाल्लाह ऑनलाइन नहीं होगी, कल हम एकेडमी में क्लास लेंगे। अगले 5 दिन हम एकेडमी में क्लास लेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट 5 डेज जो है वो हम एकेडमी में क्लास लेंगे, क्योंकि वो पता नहीं कोई सुनने में आया कि उन्होंने 15 को बंद कर देना, तो हम ये जो अगले 5 दिन है ये हम एकेडमी में क्लास लेंगे। खैर बहरहाल बातें बंद करते हैं। ठीक है, जो भी है। क्या पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में? मैकेनिक्स में फोर्स एंड डिफॉर्मेशन, और इस फोर्स एंड डिफॉर्मेशन में आपको हुक्स लॉ पढ़ाया गया है। हुक्स लॉ में आपको 2 फार्मूले पढ़ाए गए हैं, एक F इज इक्वल टू के ई के हिसाब से पढ़ाया गया है और एक स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू ई, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन के हिसाब से पढ़ाया गया है। इन 2 फार्मूलों में किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करेंगे। फिर इनकी एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दी गई है और उस ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद ठीक है आपको इनका ग्रेडियंट ग्राफ का बताया गया है, फिर आपको इनका एरिया अंडर द ग्राफ बताया गया है, और फिर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ या एरिया अंडर द ग्राफ के बाद आई थिंक वो जो ग्राफ का एक आखिरी पॉइंट था जिसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहना चाहिए था, उस प्रोपोर्शनल लिमिट को समझाया गया है। फिर उसी को इलास्टिक लिमिट कहा गया है। मुझे प्लीज अगर लास्ट लेक्चर की तस्वीर भेज दें तो काम आसान हो जाएगा बच्चों। लास्ट लेक्चर की प्लीज अगर तस्वीर भेजेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी कि मैंने कहाँ से बात छोड़ी है, कहाँ पे बात छोड़ी है, वहीं से आगे स्टार्ट करूंगा। एनीवन प्लीज लास्ट लेक्चर का आखिरी जुमला प्लीज अगर भेज दें। पॉलीमेरिक, ओके जी। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स चल रहा है। क्या चल रहा है जी? टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ओके ठीक है बेटा, अभी क्लास के एंड पे पूछ लेना मोहम्मद अली, ये सवाल क्लास के एंड पे पूछ लेना था। ठीक है, वैसे तो इसकी जो लास्ट डेट फॉर एग्जामिशन है दैट इज 17 अप्रैल, बट लेट मी टेल यू, आई विल रिकमेंड कि आप सुबह उठते साथ एक नंबर है ब्रिटिश काउंसिल का 0800 22,000, इस पे कॉल करें। इस पे कॉल करके जो भी प्रोसीजर है उसको समझने की कोशिश करें। जो भी उनसे आपने पूछना है आपको पूरी डिटेल दे देंगे। 0800 22,000। ठीक है, वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि स्कूल वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो आप स्कूल वालों से बात करेंगे प्लीज। ठीक है, बहरहाल इधर ध्यान देंगे आप लोग, बाकी लोग इधर ध्यान देंगे प्लीज, इधर ध्यान दें। मैं इस वक्त क्लास पढ़ा रहा हूँ बेटा, प्लीज ये आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द कोई बिल्कुल डिस्कशन किसी और टाइम कर लेना, कॉल करके कर लेना मुझसे बात। अब इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया, लेट मी सी दैट स्क्रीनशॉट वंस अगेन। उसमें मैंने आपको 3, हमने कहा ये पढ़ाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द बिहेवियर। विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वाला बिहेवियर? ये हमने पढ़ाया विद रिस्पेक्ट टू द इलास्टिक या प्लास्टिक बिहेवियर। विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिक या प्लास्टिक बिहेवियर। अच्छा, ये इलास्टिक बिहेवियर क्या था और प्लास्टिक बिहेवियर क्या था? हमने कहा यार 3 तरह के काम करते हैं। एक आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा है, एक आपने एमोर्फस सॉलिड पढ़ा है। कितनी तरह के सॉलिड्स पढ़े हैं जी? 3 तरह के सॉलिड्स पढ़े हैं सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक एक मेटल की एग्जांपल पड़ी हुई है, यहाँ पे एमोर्फस सॉलिड भी किसी चीज को बोलते हैं, लाइक ग्लास की एग्जांपल है। ठीक है,
एंड देन देयर इज क्या बोलेंगे उसको हम तीसरे नंबर पे हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स लिखा हुआ है, उधर हमने रबर की एग्जांपल पड़ी हुई है। तीनों का जब मैंने आपको ग्राफ बनवाया है, तीनों का जब हमने ग्राफ बनाया कि यार इस मेटल्स में क्या होता है, मेटल एक क्रिस्टल है, उसमें एक पार्टिकल्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर पूरे स्ट्रक्चर में एक्सटेंड होता है, ठीक है। और उसकी जो असल चीज है वो क्या है, असल चीज ये है कि सर ग्राफ उसका किस तरह का है, उसका बिहेवियर किस तरह का है। फिर तीन बिहेवियर्स हैं, तीनों बिहेवियर्स को जरा मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। तीनों बिहेवियर्स को जरा मैं दोबारा से ड्रॉ करके कुछ एक्स्ट्रा उनके साथ नोट्स लिखवाने हैं वो लिखवाता हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या था, स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस इन पास्कल्स। चलिए, जो समझने वाली बात है वो क्या है कि सर ग्राफ है कैसा, इसका ग्राफ एक होता है लोडिंग का, एक होता है अनलोडिंग का। तो यू नो व्हाट सर, ये सीन तो सीधा है ना, यहां से आगे उसको यूं जाना चाहिए, इधर तक लोड करो तो यूं जाता है, इस पॉइंट से पहले अनलोड करो तो सीधा सीधा चला जाता है। लेकिन जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करता है, इस इलास्टिक लिमिट को या प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस करता है, फिर सीधा सीधा इधर से वापस नहीं आता, फिर अगर यहाँ से वापस छोड़ो तो वो यूं करके कहीं वापस आता है, ठीक है। हमने कहा सर यहाँ तक इसका क्या बिहेवियर शुमार होता है, यहाँ तक आपने इसको इलास्टिक बिहेवियर कहा, यहाँ तक आपने कहा जी इलास्टिकली बिहेव करेगा। इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब हमने इस पॉइंट को क्या बोला, दिस वाज पॉइंट ओ, दिस वाज पॉइंट पी वाज बेसिकली द प्रोपोर्शनल लिमिट, बट यू कॉल इट इलास्टिक लिमिट एज वेल, कि इससे पहले देयर इज दिस इलास्टिक बिहेवियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर है, और इस पॉइंट के बाद देयर इज दिस प्लास्टिक बिहेवियर। व्हाट इज इलास्टिक बिहेवियर, व्हाट इज प्लास्टिक बिहेवियर, इसके जुमले कहीं ना कहीं मैंने आपको कल समझा दिए थे, इसके जुमले मैंने कहीं ना कहीं आपको कल समझा दिए थे, ठीक है। अगर आप इसकी मुझसे इसकी मजीद डिटेल मांगना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, मैं इसकी मजीद डिटेल लिखवाना स्टार्ट कर देता हूँ। यार ये जो आपका स्टील है, स्टील की अगर आप एक्सप्लेनेशन यहाँ देखेंगे, व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टील, स्टील वाले खाते में क्या हो रहा है सर, स्टील वाले खाते में मतलब ये जो मेटल है या स्टील है इसमें क्या हो रहा है सर, ओ जो है वो ओरिजिन है, ओ से पी तक क्या हो रहा है, ओ से पी तक ओ से पी तक मेटल ओबेज क्या, ओ से पी तक, एक सेकंड, पी क्या चीज है, पी इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, P is, if I say P is the proportional limit, तो प्लीज बताइए इसका मतलब क्या है। If I say P is the proportional limit, तो प्लीज इसका मतलब बता दीजिए। सर मतलब ये है कि O से P तक क्या हो रहा है, O से P तक हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ इज ओबेड। व्हाट इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ ये है कि सर वो क्या बोलते हैं, सीधी लाइन है, P प्रोपोर्शनल लिमिट है, लाइन स्ट्रेट है, हुक्स लॉ ओबे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और हुक्स लॉ ओबे होने का मतलब क्या है, हुक्स लॉ क्यों ओबे होगा, हुक्स लॉ वैसे है क्या सर, या तो F इज इक्वल टू के ई हुक्स लॉ है। बेटा अपनी वीडियो ऑफ करेंगे, क्या नाम है भाई आपका, प्यारे भाई ज़यान साहब अपनी वीडियो ऑफ करें यार। F इज इक्वल टू के ई ओबे होता है, या स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू ई ओबे होता है। क्यों ओबे हो रहा है, बिकॉज लाइन स्ट्रेट, बिकॉज लाइन इज स्ट्रेट, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। अब अगर मैं कोई नहीं पी को मैं प्रोपोर्शनल नहीं, मैं पी को इलास्टिक लिमिट कहता हूं। अगर मैं पी को क्या कहता हूं बताता हूं, फातिमा आपके सवाल को जवाब देता हूं थोड़ी देर में। If I say P is not the proportional limit बल्कि P is the elastic limit,
If I say P is the elastic limit, what does it mean? It means sir O से P तक क्या होगा? O से P तक इलास्टिक बिहेवियर होगा। तो एक ही पॉइंट के दो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक ही बात की दो अंडरस्टैंडिंग्स हैं। व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक बिहेवियर? इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये है सर, दो मतलब है। पहला मतलब तो यह है कि जब आप उसके ऊपर when loaded it extends, when unloaded it returns to original position। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है? It extends upon क्या? Upon loading। दूसरी बात क्या है? Returns to what? Returns to original length when unloaded। लो जी, ये मतलब है इसका। तो P पॉइंट को अगर आपने प्रोपोर्शनल कहा, प्रोपोर्शनल लिमिट कहा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये कि सर हुक्स लॉ वे होगा वहां तक। चूंकि लाइन सीधी है तो दो पहला ओ लेवल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, ए लेवल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप पॉइंट P को इलास्टिक लिमिट कहते हैं तो आप कहें सर उस O से P तक इलास्टिक बिहेवियर था। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या था? लोडिंग की तो एक्सटेंशन हो गई, ठीक है, और अनलोडिंग की तो ओरिजिनल लेंथ पर आ गया, वो ओरिजिनल लेंथ पर आ गया। हाँ जी, आफ्टर P क्या होता है? ओके आप बताइए व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर P। अगले पेज पे जाता हूं, यहां लिखता हूं व्हाट हैपेंस आफ्टर P। आफ्टर P दो जवाब हैं। क्या दो जवाब हैं? सर ना तो हुक्स लॉ ओबे होता है, ना ही मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करता है। नीदर हुक्स लॉ इज ओबेड, नीदर हुक्स लॉ इज ओबेड, nor the material behaves elastically, nor the material behaves elastically। अच्छा तो फिर क्या होता है? rather it behaves, rather can you show the previous slide? okay ये लें, पहले भी प्रीवियस स्लाइड का क्या क्या गायब हो गए थे पुत्री। अब जब लिख लो तो मुझे इंटीमेट कर देना ताकि मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊं। मैंने कहा O फॉर ओरिजिन है, P फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट है, फिर P फॉर इलास्टिक लिमिट है। P फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट का अपना एक अलग मतलब है, P फॉर इलास्टिक लिमिट का अपना एक अलग मतलब है। अब आफ्टर P क्या होगा? बच्चा लिख चुके हैं तो आगे जाऊं। yes or no? चलो आप लोग तो यस कर रहे हो, जिसने मुझे पिछले स्लाइड पे भेजा है वो मुझे यस नो नहीं कर रहा। चलो आगे चलते हैं, आप लिख चुके हूं। ओके, नीदर दिस हुक्स लॉ इज ओबेड नॉर द मटेरियल बिहेव्स इलास्टिकली, रादर इट बिहेव्स कैसे? रादर इट बिहेव्स प्लास्टिकली। नाउ व्हाट इज मेंट बाय दिस प्लास्टिक बिहेवियर? प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब है इट विल डिफॉर्म परमानेंटली। क्या होगा? अब अगर आप बिहेव प्लास्टिकली, इट विल बिहेव प्लास्टिकली। पहली बात तो यह है कि अब फोर्स या एक्सटेंशन, फोर्स एंड एक्सटेंशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ ये जरूर होगा कि फोर्स बढ़ाओ तो एक्सटेंशन ज्यादा होगी, स्ट्रेस बढ़ाओ तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, लेकिन मतलब दोनों आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होंगे कि जितना ये बढ़ाया उतना वो बढ़ेगा, या जितना ये बढ़ाया उतना वो बढ़ेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दिस नाउ, इट्स नॉट लाइक दिस नाउ। पहली बात तो ये है कि सर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, फिर ये भी प्रोपोर्शनल, मतलब प्लास्टिक बिहेवियर में प्रोपोर्शनैलिटी भी नहीं होगी। एक सेकेंड, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, नीदर हुक्स लॉ इज ओबेड, मतलब ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि सर F is not proportional to E and stress is not proportional to strain. It behaves plastically का मतलब क्या है? It behaves plastically का मतलब ये है फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन तो होगी, ठीक है,
लेकिन फोर्स रिमूव करने पर the object will not return back to its original length, rather it will be permanently deformed. इसका मतलब जैसे आपने यहाँ लिखा था ना कि जी extends upon loading, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है, extension upon loading and but no return but not returning back to the original length, but not returning back to the original length upon अनलोडिंग। ठीक हो गया। प्लास्टिक बिहेवियर में क्या होता है भाई, प्लास्टिक बिहेवियर में सर जी ये होता है कि अपॉन लोडिंग एक्सटेंशन तो होती है। अच्छा वैसे मुझे बात बताएं, अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में एक्सटेंड करने के लिए फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड थी या कम रिक्वायर्ड थी? आप देखो ना, ग्राफ किस तरफ टर्न हो रहा है, ग्राफ किस तरफ टर्न हो रहा है, प्लीज बताएंगे आप, ग्राफ किस तरफ टर्न हो रहा है? सर ग्राफ जो है ना वो एक्सटेंशन की तरफ टर्न हो रहा है। लाइक फोर्स में थोड़ा सा इजाफा करो, एक्सटेंशन में ज्यादा इजाफा होता है। ठीक है, फोर्स में थोड़ा सा इजाफा करो, एक्सटेंशन में ज्यादा इजाफा होता है, तो हम कहेंगे मोर एक्सटेंशन या इजी एक्सटेंशन। मतलब वो तो चलो रेशो है कि के इंक्रीज नहीं, के डिक्रीज हो जाएगा। खैर मुझे वो बात नहीं करनी कि इंक्रीज होगा के डिक्रीज होगा, मुझे बात करनी है कि एक्सटेंशन अपॉन लोडिंग होगी या आई बिलीव इजी एक्सटेंशन होगी। अब आफ्टर दिस पॉइंट अब आपको मजीद फोर्स में इजाफा नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ी सी फोर्स में इजाफा करेंगे और एक्सटेंशन में ढेर सारा इजाफा हो जाएगा। इजी एक्सटेंशन अपॉन लोडिंग बट नॉट रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल लेंथ। अब इजी एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी, असल में आप इतनी फोर्स लगा चुके हैं, अब आप एक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, अब आपको एक्सटेंड करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, और वंस एक्सटेंशन होती गई तो अब वो रिटर्निंग बैक भी नहीं होगा। बल्कि इजी ला उसको नहीं लिखता यार, ये नहीं है, अजीब ही खापे। पहले सिंपल है सर, एक्सटेंशन हो गया अपॉन लोडिंग ठीक हो गया, बट नॉट रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल लेंथ अपॉन अनलोडिंग, रादर द ऑब्जेक्ट विल बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड। है जी, क्या होगा, रादर the material is what, permanently rather the material is permanently deformed। या फिर आप ये कहिए कि सर परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है कि particles have rearranged themselves in a new position, particles have arranged themselves in a new position। परमानेंटली डिफॉर्म का मतलब क्या है, particles have arranged या rearranged themselves, particles have rearranged themselves in a new position, particles have rearranged themselves in a new position जी, in a new pattern or a new position। ठीक है जी भाई, यहां तक किसी के पास कोई सवाल है? हाँ जी जी सर, अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो जाए तो वो वापस रिटर्न नहीं हो सकता, बस एक लिमिट क्रॉस कर ले तो, मतलब वो क्या हम कह रहे हैं, हम बस इतनी बात कह रहे हैं कि अगर वो एक लिमिट क्रॉस कर ले, कौन सी, इस पॉइंट को क्रॉस कर ले तो वापस नहीं आता, ये कह रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो जाए ये नहीं कह रहे, बट बात वही है कि वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए। इलास्टिक लिमिट अगर वो क्रॉस कर जाए तो बस ठीक है, वंस द इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड नो रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल लेंथ। पता ना, जिंदगी में कुछ मुकामात ऐसे आते हैं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, फिर आपको आगे जाना होता है, आप वापस नहीं आ सकते। यहाँ पर भी ये भी एक जिंदगी है, और जिंदगी में कुछ मकामात ऐसे होते हैं कि वहां से आप वापस जा सकते हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे होते हैं नो, ये नहीं कह रहे
कह रही, क्या कह रही हो बेटा, बोलो जी। फातिमा पुत्र क्या कह रही हो, समझ नहीं आ रही, कुछ पूछ रही हो या बता रही हो? एक काम करता हूँ, शुड आई अनम्यूट यू, ताकि आप मुझे जो भी पूछना है आप बता दो। 2 सेकंड रखें। हे जो फातिमा जरा खुद को अनम्यूट करो पुत्र। सर वालेकुम सलाम। सर मैं कह रही हूँ प्लास्टिक लिमिट है, इसके बाद ये वापस आ रहा है इधर, ये जो नीचे बनाया आपने एरो सा, हाँ ये वाली चीज। तो हाँ, हो सकता है कि इतना ज्यादा डिफॉर्म हो जाए कि ये चीज बने ही नहीं, मतलब ये बिल्कुल वापस ना आए, किसी भी जगह पे वापस ना आए। फिर ये होगा यहाँ, मतलब फोर्स खत्म करेंगे ना, अनलोड करेंगे, फोर्स तो खत्म होगी ना, एक्सटेंशन रिटर्न नहीं हुई, एक्सटेंशन रिटर्न नहीं हुई। ठीक है, ये बना लें आप यूं बना लें, ठीक है, कि फोर्स आपने खत्म कर दी, फोर्स आपने बिल्कुल जीरो पे कर दी, लेकिन एक्सटेंशन आपने जीरो नहीं की। ठीक है, ये बना लो। थैंक यू। ये पूछना चाह रहे हैं ना? जी जी, थैंक चलो यू। ठीक हो गया, ओके जी। सो सर वो तो अच्छा, ठीक है, नो रिटर्न। अयान मुगल, आपने यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज बताइए आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी पुत्र। अयान, आपका मेरे पास एक इंटीमेशन है, ये सर इट वाज बाय मिस्टेक। ओके जी। सो हम ये कह रहे हैं कि व्हाट हैज नाउ हैपेंड, अगर आप इधर तक आ गए हो, ये कौन सी डिफॉर्मेशन हो गई है? तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, खैर मैं एग्जैक्टली नीचे नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे भी जाता हूँ कि यार ये इतना जरूरी कि मैं ओरिजिन पे नहीं चला गया, मैं ओरिजिन पे नहीं गया वापस। ठीक है, सो हम कह रहे हैं जी परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब क्या? पार्टिकल्स हैव रीअरेंज्ड देमसेल्व्स इन अ न्यू पोजीशन। मुझे एक बात बताएं, ये जो टोटल ये वाला कर्व है, जाने वाला कर्व को अलग कर लें, वापस आने वाले को अलग कर लें, चलें। जाने वाले को बिल्कुल अलग करते हैं और आने वाले को बिल्कुल अलग करते हैं। ये जो जाने वाले ब्लू के नीचे का जो एरिया है, प्लीज एक बात बताएं, ये जो ब्लू के नीचे का एरिया, ब्लू ग्राफ के नीचे का जो एरिया है टोटल, प्लीज बताइए वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग टू दिस पॉइंट। है जी, यहां से यहां तक लेके जाने के लिए, अच्छा अगर मैं कहूं जो ब्लू लाइन के अंडर एरिया है, द एरिया अंडर द ब्लू ग्राफ, द एरिया अंडर द लोडिंग ग्राफ इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू दी, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग अनलोडिंग, is equal to the amount of work done during unloading, and the area below, what is this, area below this red curve is equal to the amount of work done not by us but by the object during unloading. ये जो हम जो ब्लू के नीचे के एरिया, तो हमने उसको स्ट्रेच करने के लिए हमने जितना वर्क किया होगा, ये हमारा वर्क है, वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्क डन, इसके नीचे का जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा? दिस इज वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग अनलोडिंग। अब इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन है? तो मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। नंबर वन एरिया अंडर द ग्राफ ड्यूरिंग एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द, अगर मेरे पास ब्लू और ब्लैक के हिसाब से बना रहा हूं, एरिया अंडर द ब्लू ग्राफ, ब्लैक कर दो यार, काम करो जी, काम करो जी, इधर जाओ जी। जी क्या नोट लिखेंगे जी? पहला नोट लिखें area under the black graph is equals to amount of work done
on the object during loading. ओके हो गया. वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग. यहां तक किसी को मसला है? जी बच्चों, यहां तक किसी को मसला है भाई? ओके. व्हाट इफ आई से कि जी ये क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द रेड ग्राफ क्या है? एरिया अंडर द रेड ग्राफ या रेड कर्व, व्हाट इज इट? इट इज वर्क डन. वहां लिखा था आपने, यहाँ क्या लिखा है? वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग. यहाँ क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग क्या? ड्यूरिंग अनलोडिंग. ठीक हो गया. पहले हो गया जी ये जो ब्लैक के नीचे सारा है यहां तक, ब्लैक के नीचे कहां तक सर? यहां तक सारा. ये हो गया एरिया, ये हो गया जी वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग. फिर अगर आप ये रेड वाला देखें, ये रेड के नीचे वाला देखें, व्हाट इज दिस सर? दिस इज एरिया. दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अनलोडिंग. तो जो दो एरियाज का डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? ये असल सवाल है. असल टॉपिक ये है कि सर द डिफरेंस ऑफ एरियाज the difference of the areas under graph of the areas, the difference of the area between the two curves is equal to क्या? ये आप लोगों ने बताना मुझे जी. प्लीज जवाब देंगे इसका. जो डिफरेंस है ये क्या सीन हो गया? ये क्या सीन हो गया? आपने लोडिंग की है, हाँ ये तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया. ओ यस एग्जैक्टली. द डिफरेंस इन द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, दिस इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the object, stored in the object, elastic potential energy stored in the elastic potential energy stored in the object during क्या? due to क्या? due to permanent deformation. परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट के अंदर ही कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है. ऑब्जेक्ट के अंदर ही एनर्जी स्टोर हो गई है क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म कर गया है. ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स रीअरेंज कर गए हैं. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस कौन सी वाली? ग्रेविटेशनली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली है ये. सो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा? और से मेरी बात सुनिए. हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जनाब ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है लोडिंग का है, रेड वाला ग्राफ है जो इस पॉइंट से अगर आप अनलोडिंग करें तो वो है ब्लैक वाले ग्राफ के एरिया ज्यादा है, रेड वाले का एरिया कम है. ड्यूरिंग लोडिंग हमने जो वर्क किया था वो ज्यादा है, ड्यूरिंग अनलोडिंग जो ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है वापस वो कम है. तो बीच का डिफरेंस किधर गया सर? वो तो मटेरियल के अंदर ही गायब हो गया, वो तो मटेरियल के अंदर ही स्टोर हो गया. वो मटेरियल के अंदर ही स्टोर हो गया का मतलब क्या है? सर द डिफरेंस ऑफ एरिया बिटवीन द टू कर्व्स इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू क्या? ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन. ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन. इस बात में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे. लो जी, मैं आपको ये क्या सिखा चुका? उधर मैं आपको स्टील वाली कहानी पूरी कर चुका हूँ. स्टील वाली कहानी 100% पूरी हो चुकी है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टील. देयर इज दिस लोडिंग का ब्लैक ग्राफ टिल आखिरी वाला पॉइंट एंड देन देयर इज दिस अनलोडिंग का रेड ग्राफ, वो रिवर्स वाला पॉइंट, मतलब वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुकी है अभी. हाँ अगर तो ये होता, अगर तो मैं पी से पहले ही जाता और भेजता तो सीधा सीधा होता, सीधा सीधा वापस आता, कोई इलास्टिक एनर्जी स्टोर ना होती, कोई मटेरियल के अंदर ईपी स्टोर ना होता. बट सिंस यू हैव क्रॉस्ड दिस पॉइंट पी, यू हैव क्रॉस्ड द पॉइंट पी, what happens? Hooke's law is not obeyed. Material does not behave elastically, rather it behaves plastically. And what is meant by plastic behavior? It will extend upon loading, but it will not return back to the original length after during unloading. So what happens?
it is said to be, rather the material is said to be permanently deformed. Permanent deform matlab particles have rearranged themselves in a new position or a new pattern. So area under the graph is equal to, area under the black graph was equal to work done on the object during loading. Area under the red graph was equal to work done by the object during unloading. And then the difference of the two areas, the difference of the area between the two curves, what was that? That was elastic potential energy stored in the object due to permanent deformation. Any questions, please? जी भैया, नो क्वेश्चन. ओ यस, ओके 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 सर, वो जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता. ओके सॉरी भाई, गलती हो गई. क्या गलती हो गई? एरिया ऑन द ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन per unit volume on the object during loading. Either be work done per unit volume during loading, either be elastic potential energy per unit volume stored in the object. क्योंकि वो फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ नहीं है, वो कह रहे हैं सर ये तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, तो आप क्या बोलते हैं, एरिया को सिंपल वर्क डन ना बोलें बल्कि उसको वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बोलें. बोल दिया भाई. हादिया, आपने जो स्टेटमेंट दिया है मैं रबर के लिए पढ़ाऊंगा. ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो बेटा, ये मैं रबर के लिए पढ़ाऊंगा. ठीक है. कल मैंने दो तरह की बातें की थी ना, कि यार या तो जो एरिया का डिफरेंस आएगा या तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा या कहीं थर्मल एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा. अभी मैं स्टोर होने वाली बात पढ़ा रहा हूं, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है. तो परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए भी तो कोई सीन है ना. परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए भी यार आप लोग मेरे साथ साथ क्यों नहीं लिखते हो बेटा? सब स्लाइड आगे कर दें, स्लाइड पीछे कर दें. कोई कह आगे कर दें, कोई कह पीछे. पुत्र मेरे साथ साथ लिखो ना यार, मैं कौन सा तूफानी स्पीड से लिख रहा हूँ. लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ लिख रहे हो. चलो साथ समझ भी रहे हो. क्यों इतना टाइम लगता है बेटा? सर अगली स्लाइड पे जाए, पिछली पे जाए, पिछली पे जाए. चलो शोकल अच्छा है वैसे, शोकल अच्छा. सर गो टू द नेक्स्ट पेज, गो टू द पहला पेज, गो टू द सेकंड पेज. ओके 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 ओके. अब कोई कहेगा अगली स्लाइड पे जाए. ओके जी, मैं अपनी मर्जी से पहली स्लाइड पे जा रहा हूँ. ठीक है, कल से नहीं है, कल से ऐसा नहीं होना. ओके जी, ऐसा नहीं होगा. पूरी स्लाइड, पूरा बोर्ड दिख रहा होगा. ओके, सो स्टील का खाता पूरा. जस्ट टेल देम टू टेक स्क्रीनशॉट्स. अरे वाह, इतना दिमाग उनमें होता तो क्या ही बात होती. टेल देम टू टेक स्क्रीनशॉट्स. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लैपटॉप पे देख रहे होंगे ना. अच्छा सुनो, शो द लास्ट पेज. नहीं दिखा रहा, मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. शो द लास्ट पेज प्लीज. प्लीज अपने पास रहो. नॉट एक्सेप्टेड प्लीज. ये ले यार प्लीज, कर लिया इतना बड़ा. शो ऑल पेजेस. ओके, लगा लो शोकर लगा लो. घंटा हो गया ना, तो असल में तुम लोगों की भी कैपेसिटी खत्म हो जाती. जल्दी कर अहमद, लास्ट पेज दिखा दिए. ओके बस, नेक्स्ट टॉपिक सुनो भाई. अहमद बुखारी, नाराज ना हो. नहीं मैं नाराज नहीं होता, आप लोग भी नाराज ना हो. मैं भी नहीं होता, आप लोग भी नहीं हो. सुनो जी, क्या पढ़ा रहा हूँ. नेक्स्ट टॉपिक इज एमोर्फस सॉलिड्स. कौन से सॉलिड्स भाई? एमोर्फस सॉलिड्स. ये एमोर्फस सॉलिड का क्या सीन था? ग्लास वाला सीन. इसमें क्या किया था सर जी? इसमें ना सीधी लाइन लगाई थी, थोड़ा सा ग्राफ था, ये ज्यादा था ही नहीं. ये तो थोड़ा सा ग्राफ था, ऐसे जाता था, छोड़ो तो वापस आ जाता था. और इधर ही इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट से पहले ही क्या कर देता था सर? इसने तो इलास्टिक प्लास्टिक वाला सीन ही कोई नहीं होता. इसने तो वो इधर ही क्या कर जाना है. हमने कहा सर ग्लास तो एक लम्हा आएगा, उस लम्हे भी टूट जाएगा भाई. दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट. पता नहीं इसके सामने आपने जो मैक्सिमम स्ट्रेस लिखी है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेस को पता नहीं हमने क्या बोला, जो भी बोला था भाई, जो भी बोला था. If I say this point is not P, this point is not proportional limit, this point is not. If I say this is P Q R S T U, U है, ये लो जी, U है. तो what can I say? I can say कि सर इसके बाद भी ग्राफ हो सकता था, लेकिन इस लम्हे पे टूट ही गया है. ये ग्लास जो है वो तो अभी तो इलास्टिक प्लास्टिक लिमिट शिमिट पर जाने से पहले ही टूट गया है. अच्छा क्या करें सर? ग्लास है ना, इसलिए टूट गया है. कौन सा कोई इलास्टिक मटेरियल है?
कौन सा कोई प्लास्टिक मटीरियल, ना इलास्टिक है ना, बल्कि क्या करें सर ये इलास्टिक तो है, लाइन सीधी है, लाइन सीधी है। यहां पे देखो जी यू क्या है, व्हाट इज यू इधर, सर यू जो है ना, यू इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। अच्छा यू ब्रेकिंग पॉइंट है, ओके। यू अगर ब्रेकिंग पॉइंट हो गया तो इस पे इसने क्या कर जाना है, इसके सामने अगर ये कोई पॉइंट लेते हो जी x, what is this x, sir x would be the ultimate stress it can bear, ultimate bearable stress या ultimate, या ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर उसने फ्रैक्चर कर जाना है, इस पॉइंट पर उसने टूट जाना है, इस पॉइंट पर उसने ब्रेक कर जाना है, ठीक है। या फिर कहिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ओके हो गया। प्लीज बताइए व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ओ टू यू, ओ टू यू क्या हो रहा है, दो बातें भाई, हुक्स लॉ भी ओबे हो रहा है, पहली बात हुक्स लॉ is obeyed, क्यों, because line is straight, line is straight, okay जी। what is Hooke's law, Hooke's law is sir जी force is directly proportional to extension and ये जो stress होता है it is directly proportional to strain, okay। ये तो हो रहा है, Hooke's law भी obey हो रहा है। and let me tell you one thing, one more thing, कि glass behaves elastically है, ग्लास बिहेव्स, हुक्स लॉ भी ओबे हो रहा है एंड एक और काम भी हो रहा है, ग्लास इज बिहेविंग कैसे, इलास्टिकली, व्हाट इज माय बाय इलास्टिकली, ग्लास इज बिहेविंग इलास्टिकली, ग्लास इज बिहेविंग इलास्टिकली, इलास्टिकली मींस सर वो क्या कहते हैं, एक्सटेंड्स अपॉन क्या, एक्सटेंड्स अपॉन क्या चीज, अपॉन लोडिंग, ओके हो गया। एंड दूसरी चीज क्या है, रिटर्न्स टू द ओरिजिनल लेंथ, रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ ड्यूरिंग क्या, रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ during unloading, it returns to the original length during unloading। जी क्या बोल रहे हैं हम कि ग्लास के साथ क्या हो रहा है, सर ग्लास जो है वो उसका एक पॉइंट जो हमने दिखाया है वो उसका इलास्टिक लिमिट तो नहीं है, वो उसका प्लास्टिक लिमिट तो नहीं है, लेकिन वहां उसका ब्रेकिंग पॉइंट है, और वो ब्रेकिंग पॉइंट हमने आपको समझा दिया, उसके सामने जो स्ट्रेस है उसको आप अल्टीमेट स्ट्रेस कह दीजिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह दीजिए। उससे पहले वो हुक्स लॉ को भी ओबे कर रहा है, वो इलास्टिकली बिहेव भी कर रहा है, ठीक है। मतलब हुक्स लॉ को ओबे करने का मतलब भी आपको समझ आ रहा होगा, इलास्टिकली बिहेव करने का मतलब भी समझ आ रहा होगा। देखें ना, अगर हम कहें यार एक ग्लास है, जैसा कल किसी बच्चे ने कहा सर जरा कोई ग्लास तोड़ दें, ठीक है। अब इसको तोड़ता नहीं हूँ, लेकिन वैसे आपको बता दूं अगर इसको मैं यूं खींचूंगा, अल्लाह ना करे टूटे, ठीक है, अगर इसको खींचता जाऊंगा थोड़ी सी इसमें एक्सटेंशन हो रही होगी जो शायद नजर ना आए, लेकिन छोड़ूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। एक वक्त आएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा, कड़क करके टूट जाएगा, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक वक्त आएगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतनी बढ़ा दी कि कड़क करके टूट जाए, खींचो छोड़ो। एक बात बताऊं, इस ग्राफ की, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इसका ग्रेडियंट नेक्स्ट लेवल ग्रेडियंट है, सब बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो बहुत कम एक्सटेंशन पैदा होता है। आई थिंक मुझे ग्राफ को ना ऐसा बनाना चाहिए था, ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों बनाना चाहिए था सर, इसमें तो एक्सटेंशन तो वाजिया ही नहीं होती, इसकी एक्सटेंशन तो वाजिया ही नहीं होती, बिल्कुल ठीक है जी। अगर एक्सटेंशन वाजिया नहीं होती तो ये सीन था इसका, इसको आपने क्या बोला, यू पॉइंट, ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे होना चाहिए ग्राफ। सर बहुत ज्यादा इसका ग्रेडियंट है, लाइक बहुत ज्यादा इसका यंग्स मॉडुलस है, लाइक
इसके अंदर एक्सटेंशन पैदा करना मुश्किल काम है। खैर जो भी है भाई, मैंने उसको नहीं डिस्कस करना। मैंने जो डिस्कस करना वो ये है कि जी ब्रेक करने से पहले पहले, टूटने से पहले पहले, इस ब्रेकिंग पॉइंट से पहले पहले जो आपने बनाया बना रहने दीजिएगा, मत छेड़िएगा उसको, जो बनाया हुआ मत छेड़िएगा प्लीज। व्हाट इज हैपनिंग, इससे पहले पहले हुक्स लॉ भी ओबे हो रहा है और जनाब जी मटेरियल इलास्टिकली भी बिहेव कर रहा है। अच्छा, ग्लास नेवर बिहेव्स प्लास्टिकली, ग्लास never behaves plastically। क्या मतलब इस बात का? There is no permanent deformation, it cannot undergo, glass never behaves plastically because it can never undergo permanent deformation or plastic deformation because it cannot undergo permanent deformation or plastic deformation। देखें ये जो आपका लोहा होता है, ये जो आपका स्टील होता है, इसमें तो आपने देखें गाड़ी में, आपने गाड़ी में उसके बम्पर शम्पर पे, बोनट शोनट पे, उसके मेटालिक पार्ट के ऊपर डेंट पड़ा तो देखा होगा। कभी किसी ने ग्लास में डेंट पड़ा हुआ देखा है? सर जी ग्लास में डेंट पड़ गया है, मतलब सेंस ही नहीं है सर, ग्लास टूट जाता है उस पर। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, प्लीज टेल मी वन थिंग, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट हैपेंस टू द स्टील, इट अल्टीमेटली क्रॉसेस, अगर तो हल्का सा हो, अगर तो हल्का सा एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट हल्का सा थोड़ी ना होता है, हल्का सा टच करेंगे तो शायद इलास्टिक इधर ही रहेगा वो, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो वो यूं चला जाता है। तो लोहा जो है वो किस रेंज में चला गया, लोहे में परमानेंटली डेंट पड़ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन रहती है। ग्लास क्या करता है सर जी, ग्लास उधर ही टूट जाता है, ग्लास में कोई डेंट शेंट नहीं होता, क्रैक पड़ेगा तो टूट ही जाएगा ना, ठीक है। मैं क्रैक नहीं समझा रहा, मैं उसका क्रश होना समझा रहा हूं, मैं उसका ब्रेक करना सिखा रहा हूं कि लोहे पे डेंट पड़ता है, शीशे पे डेंट नहीं पड़ता, शीशे में कोई प्लास्टिक बिहेवियर नहीं है, शीशे में it never behaves plastically, no permanent deformation, no, it cannot undergo permanent deformation or plastic deformation, ठीक है। अच्छा खैर यहां पे मुझे तो आप बताएं, अगर it cannot undergo permanent deformation, इसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ वाला सीन है, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ है, if I say area under the graph, under the curve during loading is equals to area under the curve during unloading, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे area under the curve of loading is equals to area under the curve of unloading। What does it mean? अगर area under the curve of loading और area under the curve of unloading सेम है तो इसका मतलब क्या है, no EPE is stored in the glass। इधर क्या होता है, स्टील में क्या होता है, स्टील में जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है तो हम कहते हैं जी कुछ ईपी तो मटेरियल के अंदर ही पे स्टोर हो गई, लेकिन ग्लास में चूंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रही, तो जितना लोडिंग के दौरान एरिया था उतना ही अनलोडिंग के दौरान एरिया है, कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुई, ठीक है। इफ आई से area under the graph during loading is equal to area under the graph during unloading, what does it mean? It means कि सर जी वर्क डन ऑन द ग्लास ड्यूरिंग लोडिंग इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ग्लास, इज इक्वल टू वर्क डन by the glass
ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग अनलोडिंग, वर्क डन बाय द ग्लास ड्यूरिंग अनलोडिंग, जिसका मतलब ये हुआ नो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is in the graph a straight line, so why did you write curve? एक ही बात है यार. Area under the line of loading, area चलो line कर दें जी, line कर दें जी, line कर दें. Area under the line of loading, area under the line of unloading, ये ले, ठीक है. अच्छा, so हम कह रहे थे no EPE is stored in the glass. पर यूनिट वॉल्यूम भी कर दें. सवाल है तो हाथ भी खड़ा कर दे. इसको लेकर, ग्लास को लेकर, कैसे ग्लास का U was breaking point, X was ultimate bearable stress or ultimate strength, O से U तक Hooke's law was being obeyed, line was straight, force was proportional to extension, stress was proportional to strain, glass was behaving elastically, मतलब it was extending upon loading and it was returning back to the original length during unloading, and then work done on the glass during loading was equal to work done by the glass during unloading. So ultimately हमने क्या कहा, हमने कहा जी कोई EPE स्टोर नहीं हुई, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई प्लास्टिक बिहेवियर नहीं है ग्लास का जी. Glass is said to be brittle. Yes. एक और जुमला लिखिए. Glass is said to be, एक और भी नाम उसको कहते हैं, is said to be brittle in nature. Glass is said to be brittle in nature. प्लीज बताइए आप इसको स्टील को क्या कहते हैं? Steel is said to be ductile in nature. ये भी लिख दीजिए एक्स्ट्रा. Steel is said to be ductile in nature, और आई होप ये ओ लेवल्स के अल्फाज हैं. Glass is said to be brittle in nature. डक्टाइल मतलब फोर्स लगाने पर डिफॉर्म हो जाते हैं परमानेंटली, और ग्लास में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन का सीन ही नहीं है. जब कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन का सीन ही नहीं होता तो उसको ब्रिटल कहते हैं. जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकती है उसको डक्टाइल भी कहते हैं. तो कुछ अल्फाज हैं इलास्टिक प्लास्टिक, और कुछ अल्फाज हैं, देखें बहुत सारे लफ्ज आ गए. कौन कौन से लफ्ज आ गए? एक लफ्ज आ गया क्रिस्टलाइन. पहला लफ्ज क्या आ गया? पहला लफ्ज क्या आ गया भाई? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन के लिए मेटल और एमॉर्फस के लिए ग्लास, याद रखें. फिर क्या आ गया? फिर ये इसमें इलास्टिक भी है प्लास्टिक भी है, इसमें सिर्फ इलास्टिक है. फिर एंड पे एक और लफ्ज क्या आ गया? सर ये ग्लास क्या होता है? ग्लास इज ब्रिटल और स्टील इज डक्टाइल. ये अल्फाज हमें बचपन से पता है, ये अल्फाज हमें बचपन से पता है. अब वो वर्कशीट आपको दूंगा तो पता चल जाएगा कि उसने सवाल कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं. वो हमें वर्कशीट से अंदाजा होगा, उसका अंदाजा हमें वर्कशीट से होगा. आखिरी ग्राफ पढ़ाने की कोशिश करूं. जी सुनो भाई, यहां सीन क्या है? इसका जो लोडिंग का ट्रेंड है अजीब ही ट्रेंड है जी. सर ये लोडिंग इसकी जब आप इस पे लोड लगाते हैं अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करता है. लोडिंग इसकी ऐसे जाती है, और जब आप इसको अनलोड करते हैं तो भी अजीब ही है, ऐसे आता है अनलोडिंग के दौरान. लो जी, लोडिंग और अनलोडिंग इसकी अजीब ही है. खैर इसमें अगर मैं इस पॉइंट का जिक्र करूं तो प्लीज बताएंगे इस पॉइंट को क्या बोलूं? प्रोपोर्शनल लिमिट तो नहीं बोलूंगा, ठीक है जी. प्रोपोर्शनल लिमिट तो कोई नहीं बोलना मैंने, इलास्टिक लिमिट भी नहीं बोलूंगा. बस इसको भी मैं ब्रेकिंग पॉइंट कह देता हूं. मिसाल के तौर पे ब्रेकिंग पॉइंट है यार ये, बल्कि नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट से पहले नो पॉइंट, कोई खास इस वक्त इसके पॉइंट की सिग्निफिकेंस नहीं है. सिंपल सी बात मुझे बताएं, इज द लाइन स्ट्रेट?
Is the line straight? No. Will it obey Hooke's law? है जी, पहली बात, rubber does not obey Hooke's law. Rubber does not obey Hooke's law. क्यों? ये तो शुरू से Hooke's law को नहीं obey कर रहा. Because the line is not straight. Because the curve is not straight. So the line is not straight. Okay, हो गया जी. Line of loading is not straight. What does it mean? It means force is not proportional to extension. Stress is not proportional to strain. Okay. But you know what? Rubber does not obey Hooke's law because the line is not straight. But rubber behaves elastically. But rubber behaves elastically. ये क्या बात हुई? But rubber behaves. But it behaves elastically. अच्छा, what is meant by behaves elastically? तो मैं यही तो आपको कल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा जी, बिल्कुल, कि सर लाइन जो है, देखें हुक्स लॉ को ओबे करने का मतलब कुछ और है और इलास्टिक होने का मतलब कुछ और है. हुक्स लॉ को ओबे करने का मतलब है लाइन शुड बी सीधी, और इलास्टिक होने का मतलब यह है कि एक्सटेंड्स अपॉन लोडिंग एंड रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल लेंथ अपॉन अनलोडिंग. एक्सटेंड तो हो रहा है लोडिंग के दौरान, और छोड़ोगे तो वापस भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ही आ जाता है. तो इट बिहेव्स इलास्टिकली का मतलब क्या है? वंस अगेन इसका मतलब में लिखेंगे एक्सटेंड्स अपॉन क्या? लोडिंग. और दूसरा कॉलम बना के क्या लिखेंगे? रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल लेंथ ड्यूरिंग अनलोडिंग, व्हाइल अनलोडिंग. ठीक है, हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, लाइन सीधी नहीं है. However, it behaves elastically because it extends upon loading and returns back to the original position upon unloading. Elastically behave करता है मतलब क्या इस बात का? Extends upon loading and returns back to the कौन सी लेंथ? The original length. Returns back to the original length. ठीक है. अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि सर पाथ फॉलोड ड्यूरिंग लोडिंग इज डिफरेंट देन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग अनलोडिंग. इसका मतलब क्या हुआ? सुनो जी, मैं कहूंगा पाथ फॉलोड during loading is different than what? Than the path followed during unloading. अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क क्या पड़ता है? ओरिजिनल लेंथ पे तो आ गया, ओरिजिनल लेंथ पे तो आ गया था वापस. हैं सर, फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता? फर्क ऐसे पड़ता है, फर्क ऐसे पड़ता है कि जो काला वाला ग्राफ है लोडिंग वाला, उसके नीचे एरिया निकालेंगे तो ज्यादा है. काले वाले ग्राफ के नीचे एरिया निकालेंगे तो ज्यादा है, और अगर रेड वाले के नीचे का एरिया निकालेंगे तो सर वो कम है. तो इनके बीच का जो एरिया, उसका सीन क्या है? सर ये एरिया किधर चला गया है? एक काम करते हैं, नोट्स लिखते हैं जनाब. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सबसे पहली बात है, मैं जरा ब्लैक के बारे में कर लूं. एरिया अंडर ब्लैक ग्राफ, एरिया अंडर ब्लैक ग्राफ, 2 मिनट सुन लीजिए. इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द रबर, वही वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑन द रबर ड्यूरिंग लोडिंग. ठीक हो गया जी. दूसरे नंबर पे
दूसरे नंबर पे एरिया अंडर कौन से वाला, ब्लैक नहीं रेड ग्राफ इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रबर ड्यूरिंग अनलोडिंग। एरिया अंडर रेड ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रबर, वर्क डन वही पर यूनिट वॉल्यूम बाय द रबर ड्यूरिंग अनलोडिंग। ठीक है, अब दोनों में एरिया का डिफरेंस है ना, दोनों में जब एरिया का डिफरेंस है तो हम क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ द एरिया द difference of the area between the two curves is equal to क्या, ये सवाल है जी आप लोगों से। सिस्टम परमानेंटली डिफॉर्म तो हुआ ही नहीं, ग्लास तो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पर आ गया था, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया था, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुई, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हुई, तो जो एरिया का डिफरेंस है वो किधर गया, ये एरिया का डिफरेंस है ये किधर गया, हाँ जी सर, ये जो एरिया का डिफरेंस आया है, द डिफरेंस ऑफ द टू एरियाज व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू द एनर्जी लॉस्ट, यस इट इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट एज हीट, एनर्जी लॉस्ट एज हीट, व्हाट इज इट, ये जो लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस होता है, इट इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग के दरमियान में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, दिस इज व्हाई द टायर्स गेट हॉट, यू नो, जब ये गाड़ियां चलती हैं तो टायर रबर का बना होता है ना, टायर पे पहले वजन पड़ता है, फिर टायर मतलब टायर का हर पॉइंट पे वजन पड़ता है, टायर यूं घूम रहा है ना, मतलब जिस पॉइंट पे वजन पड़ा हुआ है वो प्रेस हो जाता होगा, फिर टायर जब घूमेगा तो थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर हर पॉइंट बार बार हीट का लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, टायर जब घूम रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अल्टीमेटली वो लोडिंग अनलोडिंग की वजह से गर्म होता रहता है, इट इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा है। ब्लैक वाले का, ब्लैक वाला हो गया सर जी ये लोडिंग वाला सीन है, ब्लैक वाला कौन है सर, ये लोडिंग का सीन है, और हाँ ये यहाँ है वो थप्पड़ वाली एग्जांपल, एग्जैक्टली यस, और ये रेड वाला अनलोडिंग का है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, जब थप्पड़ पड़ता है तो चेहरा लाल हो जाता है, हाथ भी लाल हो जाता है, चेहरा भी गर्म हो जाता है, हाथ भी गर्म हो जाता है, तो जब लोडिंग हो रही होती है उस वक्त वर्क डन कुछ और होता है, और जब वो चेहरा हटता है तो अनलोडिंग के दौरान जब चेहरा वापस, या जब हाथ की जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है या उसका जो इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर है, थोड़ी देर बाद तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन मीनवाइल लोडिंग का रास्ता और है, अनलोडिंग का रास्ता और है, एंड इस लोडिंग अनलोडिंग के रास्ते में क्या हो जाता है, थोड़ा सा एरिया बीच में डिसिपेट हो जाता है, और जो एरिया है दरमियान का, हमने उसको क्या कहा, हमने कहा सर वो थर्मल एनर्जी की तरह लॉस, थर्मल एनर्जी में लॉस हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे वर्क और एनर्जी का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, हम यहाँ पे वर्क और एनर्जी की इक्वेशनों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए जी, तो भाई यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एक और वैसे मैं इसका लेक्चर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, एक और मैंने इसका नेक्स्ट लेक्चर लेना है, तब जाके आपको मैं वर्कशीट दूंगा, अभी मेरा निकाल के, मुझे वैसे इंटीग्रेशन का भी एक और लेक्चर लेना है, फिर वर्कशीट दूंगा, इसका भी एक और लेक्चर लेना है, फिर वर्कशीट दूंगा। ठीक है जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर लो, किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर लो। नहीं ना, कल ऑफलाइन जी भाई, कल फेस टू फेस,
कल आप लोगों से फेस टू फेस मुलाकात होगी जनाब इंशाल्लाह। टेस्ट ऑन सैटरडे, एग्जैक्टली यस, टेस्ट ऑन सैटरडे, टेस्ट ऑन सैटरडे, ठीक है। बच्चों जो पढ़ाया है रिवाइज लाजमी करना है यार, जो पढ़ाया रिवाइज लाजमी करना है। सैटरडे केमिस्ट्री ऑन संडे, कैन यू ब्रेक 15 मार्च से क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, किस किस का टेस्ट है। बस ये जिस जिसका चैप्टर खत्म होता जाएगा उसका टेस्ट होगा, जिस जिसका खत्म होता जाएगा उसका टेस्ट होता रहेगा। ये लीजिए भाई, किसी ने ये पेज देखना है वो पहले ये देख लें। जी बिल्कुल, बी पर यूनिट वॉल्यूम, यस यस बिल्कुल ठीक है। कैन वी फोकस ऑन कंप्लीटली ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम? नो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, ठीक है। यू आर स्टडीइंग 3 सब्जेक्ट्स। पुत्र आप लोग तो यार क्या करते हो, एफएससी वाले बेचारे 8-8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तुम लोग 3 सब्जेक्ट्स को नहीं कैरी कर सकते हो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कैन वी फोकस कंप्लीटली ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम? सब्जेक्ट्स हैं कितने, 1000 हैं, 3 तो सब्जेक्ट्स हैं बेटा, तो तीनों पढ़ा रहा हूं तो तीनों का टेस्ट है। टेस्ट की बात नहीं, एग्जैक्टली मैं भी टेस्ट की बात ही कर रहा हूँ। मेरा एक चैप्टर तो नहीं, मेरा एक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक तो नहीं खत्म हो रहा, मेरा तो तीनों सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट्स में इधर ये वाला डिफॉर्मेशन खत्म हो रहा है, केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक का ग्रुप नंबर 2 आज खत्म हो जाएगा, मैथ्स में मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो गई। तो आप सर ज़हीर को एक टीचर क्यों समझते हैं? सर ज़हीर इज 3 पीपल। सर ज़हीर नंबर 1 फिजिक्स टीचर, सर ज़हीर नंबर 2 मैथ्स टीचर, सर ज़हीर नंबर 3 केमिस्ट्री टीचर। तो अब मुझे फिजिक्स में मैंने तो फिजिक्स का टेस्ट दिया, मुझे क्या पता मैथ्स में क्या होता है, मुझे क्या पता केमिस्ट्री में क्या है। वो तो जब आपके केमिस्ट्री के सर ज़हीर आएंगे उनसे बात कर लीजिएगा, जब मैथ्स के सर ज़हीर आए उनसे अलग बात कर लीजिएगा। हाँ जी, साइंस है ना, आपने सर ज़हीर को एक समझ लिया तो आप क्या एक ही सब्जेक्ट की बात करोगे? सर ज़हीर इज नॉट जस्ट 1 पर्सन, इज 3 डिफरेंट पर्सन। जी सो तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करें। मेरा फिजिक्स खत्म होगा, उसकी वर्कशीट होगी, उसकी प्रॉब्लम्स होगी, एकदम जज्बात बदल गए। हाँ जी हाँ जी ओके जी ओके, नहीं पुटे से अल्फाज ना बोलिए, पुटे से अल्फाज ना बोलिए। हाँ ये जस्ट टेस्ट के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। फिजिक्स वाले सर ज़हीर, मैथ्स वाले सर ज़हीर और केमिस्ट्री वाले सर ज़हीर, तीनों ने टेस्ट रखा है। हाँ बिल्कुल तीनों ने टेस्ट रखा है जी। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा पुत्री। बहरहाल ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया जी। आप सोते कब हैं? बस सो जाता हूँ जी, जब कभी नींद आती है सो ही जाता हूँ, जब कभी नींद आती है सो जाता हूँ। देखो चलो मशवरे दे दो, मैं मशवरे ले लेता हूँ, मशवरे लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं करूंगा वही जो मेरी मर्जी होगी, आपको पता है। किसी एक आधे सर ज़हीर को बोले कॉम्प्रोमाइज कर ले चलो आप तीनों सर ज़हीर से बात कर लें, देख लेते हैं कौन से सर ज़हीर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपका मैसेज तीनों सर ज़हीर तक पहुंच जाएगा जी। कॉल करनी है आपको, टाइम बता दें बस। अभी जब मतलब रात में 10 साढ़े 10 बजे क्लास खत्म होगी, सारे सर ज़हीर जाबिर हैं, साबिर भी हैं भाई, ठीक है। अभी क्या करें, बातें हो गई। कैन यू सेंड अस अ वर्कशीट और समथिंग फॉर प्रैक्टिस? ओके आई विल डू दैट। कल है जी, कल है थर्सडे, कल आपको सारी वर्कशीटें मिलेंगी। अभी नोट समझो, अभी नोट्स को फॉलो करो, उसको समझो, उसको बार बार लिखो। कल क्लास में तीनों सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स मिलेंगी, ठीक है। फिर क्या है, फिर फ्राइडे को उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, फिर जिसकी प्रॉब्लम्स खत्म होती गई अगले दिन उसका टेस्ट हो जाएगा, जिसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई उसका टेस्ट हो जाएगा। इंसाफ है ना, इंसाफ की बात, इंसाफ की बात है। ओके नहीं माइंड नहीं किया, इजाजत है, इतना मजाक करने की इजाजत है आपको, लेकिन क्लास एंड होने पर क्लास एंड हो गया, ठीक हो गया जी। अभी क्या करेंगे, दिस इज 9:23, शो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके ये लो जी, जो टेस्ट रह गए थे उनका क्या, ये वही टेस्ट है, ये वही टेस्ट है भैया। ओके भाई, फिजिक्स वालों को अल्लाह हाफिज, फिजिक्स वालों को अल्लाह हाफिज, केमिस्ट्री वालों को ब्रेक, फिजिक्स वालों को अल्लाह हाफिज, केमिस्ट्री वालों को ब्रेक। 5 मिनट की ब्रेक है, लीजिए जनाब ब्रेक लीजिए। 9:27 है, 7 मिनट की ब्रेक ले लें, 7 मिनट्स की ब्रेक ले लें भाई, 7 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है।